नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अहम खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल संभल जिले के दौरे पे रहेंगे, जहां पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की वो समीक्षा करेंगे और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सीएम के आने से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाया जा रहा है। संभल के एचोड़ा कंबो स्थित श्री कलिक धाम के शिलान्यास में 19 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे। तैयारियों की समीक्षा के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एचोड़ा कंबो पहुंचेंगे। वो अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा और व्यवस्था की जानकारी भी लेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार की सुबह 10 बजे एचोड़ा कंबो हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। उनके साथ मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी मौके पर मौजूद रहेंगे। उधर कलिक धाम के शिलान्यास की तैयारियों को तेजी से पूरा भी कराया जा रहा है। पंडाल लगवाने के साथ ही हेलीपैड का काम भी पूरा करवाने में अधिकारी लगे हुए हैं। संतों के ठहरने के लिए अलग से तंबू भी लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी मनीष संभल मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधीनस्थों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। देर रात तक अधिकारी तैयारियों को पूरा कराने में जुटे रहे। तो सेंट्रल नोएडा के बिसरत थाना क्षेत्र में पुलिस और चैन लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। तो वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब भी रहा। दरअसल थाना बिसरत पुलिस द्वारा भगत मार्केट के पास चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान स्कूटी पर सवार 2 युवकों को चेकिंग के लिए रोका गया, जिस पर उन्होंने स्कूटी को वापस दौड़ा दिया। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया तो स्कूटी सवारों ने पुलिस पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिससे बदमाशों की स्कूटी फिसल कर गिर गई और गोली लगने की वजह से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत बिसरत थाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कूटी पर 2 संदिग्ध बदमाश इधर से गुजर रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा उक्त संदिग्ध स्कूटी सवार बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके। पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा करने पर वह तेजी से स्कूटी दौड़ाने लगे और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी कॉम्बिंग की जा रही है। तो बात करते हैं अब यूपी के बांदा की, जहां बांदा में लगातार अवैध खनन और परिवहन की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, जिसके चलते खनन माफिया जमकर मौज उड़ा रहे हैं और मनमाने ढंग से अवैध खनन और परिवहन का खेल भी खेल रहे हैं। पर्यावरण को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ ही सरकारी राजस्व की भी चोरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये तेजी से के नदी को खोखला भी कर रहे हैं। ताजा तस्वीरें एक बार फिर से मटौंद थाना अंतर्गत मरौली वालू खदान खंड संख्या 5 से सामने आई है, जहां रात के अंधेरे में प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है, जबकि किसी भी दशा में रात के अंधेरे में खनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है। रात में खनन करने के लिए दिन जैसा उजाला होना चाहिए, पर किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं खदान में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो सिर्फ 100 पीस के लिए है, क्योंकि रात के अंधेरे में यहाँ ओवरलोड परिवहन भी किया जा रहा है, जो कि अवैध खनन है। संभव ये भी है कि यहाँ से बिना रवे के ट्रक निकाले भी जा रहे हैं, जिससे कि सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो यूपी के बांदा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक किराना की दुकान में आग लग गई, जिसमें बैठे युवक ने आग बुझाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और जिंदा जल गया। पुलिस ने आग में झुलसे युवक को अस्पताल पहुंचाया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, ये पूरा मामला बबेरू थाना अंतर्गत भदेहदू गांव का है, जहां किशन मौर्य की दुकान में उस वक्त अचानक आग लग गई जब वो दुकान में बैठा हुआ था। आग देखकर दुकान मालिक किशन घबरा गया और पहले दुकान के बाहर भागा, जिससे काउंटर गिर गया, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसे बुझाने के लिए युवक ने अपनी जान की बाजी लगा दी और वो आग की चपेट में आ गया।
आग इतनी विकराल थी कि चाहकर भी ग्रामीण दुकान में ना घुस सके। इस दौरान युवक बुरी तरह झुलस गया। जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने झुलसे युवक को अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोतवाली बबूरी क्षेत्र के ग्राम भदेदू में समय लगभग 16:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि किशन मौर्य की दुकान में आग लग गई है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बबेरू ने फायर ब्रिगेड को सूचना देते हुए मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचकर तत्काल आग को काबू में किया गया तथा वहां पर बुरी तरह झुलसे हुए किशन मौर्य को तत्काल CHC बबेरू में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। किन्नू उर्फ किशन अपनी किराने की दुकान में बैठा था। पता नहीं कैसे आग लगी, तो आग लगने के कारण ये भागा तो काउंटर गिर गया, दरवाज़ा बंद हो गया। आग तेज़ी से अपना लपटें चलने लगी। हम लोग भागे, लेकिन वहाँ अंदर घुसने की हिम्मत नहीं पड़ी हम लोग। कितने बजे घटना है ये? ये अभी 1 घंटा हुआ, 4 बजे करीब। शादी वादी हो गई थी? शादी हो गई थी। बच्चा भी है। क्या कारण रहा आग लगने का? कारण स्पष्ट नहीं। कारण हाँ, बस्ता तो बताता, अब कैसे लगी ये भी नहीं बता सकते, लेकिन आग लगी, पूरी दुकान जल गई। तो असम के गुवाहाटी में सीमा पर फायरिंग में गोली लगने से घायल हुए कासगंज के सैनिक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद सैनिक के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ कासगंज के उनके पैतृक गांव नॉर्थ लाया गया, जहां गांव में मृतक सैनिक के शव का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि शहीद सैनिक के बेटे को आगरा आर्मी कैंप बेस में सूबेदार करतार सिंह ने तिरंगा भेंट किया। मृतक सैनिक कासगंज जनपद की कोतवाली कासगंज क्षेत्र के गांव नौरथा का रहने वाला था। उनकी उम्र 52 वर्ष थी। मृतक सैनिक रमेश चंद्र यादव असम राइफल बटालियन में जूनियर कमीशन अधिकारी के पद पर तैनात थे। उनकी तैनाती मणिपुर में सीमा पर थी। सेना की टुकड़ी शहीद का शव लेकर कासगंज के नौरथा गांव पहुंची, जहां सैनिक का शव गांव आते ही सबकी आंखें नम हो गई और नौरथा गांव में शहीद सैनिक के शव को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी देकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मृतक शहीद के घर में उनकी पत्नी कुसुमा देवी है और शहीद की 2 बेटियां भी हैं। बड़ी बेटी का नाम सुदीक्षा है, छोटी बेटी का नाम भूमिका है, एक बेटा है जिनका नाम नवनीत है और बच्चे भी पिता की मौत से काफी परेशान हैं। ये 24 जनवरी को फायरिंग हुई थी उनके कैंप में। अच्छा, तो वहीं उनके मतलब गोलियां लगी थी, 3 गोलियां लगी थी। कहाँ पर पोस्टिंग थी पिताजी की? ये पोस्टिंग थी मणिपुर में। मणिपुर में? हाँ, मणिपुर में एक इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास एक लोकेशन है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो थोड़ा सा नाम मेरे को नहीं पता है, तो जी वहीं हुआ था ये हादसा। कैसे हुआ था ये? हादसा ये कैंपस में हुआ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के एटा की। एटा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल 7 साल की मासूम बच्ची का देर रात सरसों के खेत में शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ताजा मामला थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का है, जहां हत्यारों ने मासूम की हत्या कर शव को सरसों के खेत में फेंक दिया था। हत्या से पहले मासूम के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद एटा SSP राजेश कुमार सिंह और ASP धनंजय सिंह कुशवाहा भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। SSP ने 4 टीमों का गठन कर जल्द ही घटना का खुलासा होने की बात भी कही। पुलिस ने बच्ची के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजीपुर पहोर गांव है थाना कोतवाली क्षेत्र में। वहाँ पे परिजनों के अनुसार 12 बजे बच्ची घर से बाहर गई थी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं आई। जब लड़की के पिता पहुंचे हैं 4 बजे, उसके पहले माँ भी ढूंढ रही थी, फिर गांव वाले ढूंढते रहे लोग, लेकिन कहीं पता नहीं चला। 7:45 बजे करीब पुलिस को पता चला है, पुलिस की टीम पहुंची है। तो हमारे हमारे डॉग ने उसमें काम किया और सरसों के खेत में जा कर के उसने डेड बॉडी को
तो बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के गौ सैसेपुर डडवा गांव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष से हड़कंप मच गया। दर्जनों लोग घर पर लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक का दबंगों ने पैर भी काट कर अलग कर दिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि 1 महीने पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसको लेकर थाने पर शिकायत भी दर्ज की गई थी, लेकिन उस समय ठीक से कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद दबंगों का हौसला बुलंद हो गया। ये खूनी संघर्ष आबादी की जमीन को लेकर अंजाम दिया गया। आबादी की जमीन पर पीड़ित राम मिलन चौधरी का परिवार पिछले 50 सालों से रह रहा है। वो लोग मारे हैं साहब, हमारा जौन है यहाँ 60 साल हो गया रहा था। हमारे दादा बाबा राजे यहाँ रात रही ने, घर बना रहा है, फिर पक्का बना है और 14 साल बने हुए वो सफाइया कराओ नवा घर। तो वही रोका थे, कहते नहीं हमारे लोग का जमीन हो, हमारे लोग का जमीन हो। वो आबादी में हमारे लोग आई, वही कहते घटना यही मारपीट कर दिया। एक दिन तो जान हो गए, एक दिन को मार दिए, मर गए। कितने लोगों को मारे हैं? मारे हैं चार को। तो क्यों मारे हैं, क्या बात थी? थोड़ी घर का और जमीन का थोड़ा विवाद था। पट्टीदारी का मामला है? नहीं, हरिजन लोग का थोड़ा सा, जैसे वो जमीन है। देखिए, कलवारी थाना क्षेत्र में आज दोपहर को 3 बजे के आसपास एक सूचना मिली है, जिसके अंदर में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। झगड़े के उपरांत एक व्यक्ति की डेथ हुई है और एक दूसरे व्यक्ति की चोट लगी है। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में माफिया अनुपम दुबे और उनके परिजनों पर बड़ी कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने गैंगस्टर के मुकदमे में डब्बन और बब्बन की संपत्ति कुर्क करने के आदेश के बाद 45.55 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी। आज भी कार्रवाई हालांकि जारी रहेगी। अनुपम दुबे और उनके परिवार की कुल 10 संपत्तियां कुर्क की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत 45,55,13,849 रुपए है। इससे पहले भी माफिया अनुपम दुबे की करीब 113 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। बसपा नेता अनुपम दुबे सहित भाई अनुराग उर्फ डब्बन, अमित दुबे उर्फ बब्बन, मीनाक्षी दुबे पत्नी अनुपम दुबे, माता कुसुमलता दुबे, भाई अभिषेक दुबे, पत्नी अर्चना दुबे, कुमकुम दुबे, पत्नी अमित दुबे, जॉली दुबे, पत्नी अभिषेक दुबे पर शिकंजा कसा गया है। फतेहगढ़ पुलिस शासन द्वारा चिन्हित माफिया अनुपम दुबे के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में अनुपम दुबे और उसके परिवार के विरुद्ध लिखे गैंगस्टर के मुकदमे में फतेहगढ़ पुलिस ने कुर्की कार्रवाई की है। आज जो कुर्की की जा रही है, इसमें 45,55,13,849 रुपए की कुर्की की कार्रवाई चल रही है। ये कुर्की की कार्रवाई अभी भी प्रचलित है और कल भी जारी रहेगी। इसमें कुल इनके 10 अचल संपत्ति जो कि मकान और कॉलेज के फॉर्म में है, उसको कुर्क किया जा रहा है। इसमें स्वर्गीय महेश दुबे अपूर्वा फाउंडेशन जो सहसापुर में है, उसका कॉलेज भी शामिल है और इसके अलावा उनके मकान भी कुर्क किए जा रहे हैं। कुल 10 ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे कुर्क किया जा रहा है। इसके साथ साथ इनके परिवारजनों के 150 बैंक खाते भी कुर्क किए गए हैं, जिसमें 5,07,62,849 रुपए हैं। आज कुल 45,55,13,849 रुपए की कुर्की की गई है और अभी तक माफिया और माफिया के परिवारजनों के विरुद्ध जो टोटल कुर्की किया गया है, उसका मूल्य है 158,73,27,328 रुपए। यह कार्यवाही आगे भी प्रचलित रहेगी और हम लोग इन अन्य प्रॉपर्टी का भी चिन्हांकन कर रहे हैं, जिसे भविष्य में कुर्क करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब यूपी के रामपुर की। रामपुर में जिला नगरीय विकास अभिकरण के तत्वाधान में विकास भवन सभागार में स्वयं सहायता समूह की दीदियों की उपस्थिति में बीजेपी के शक्ति वंदन अभियान के तहत चाय पर चर्चा की गई। इस दौरान स्वयं सहायता समूह को जागरूक करते हुए उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराने और महिला शक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत कराने पर जोर भी दिया गया। कार्यक्रम के जिला संयोजक राजीव बांगिक ने कहा कि SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ समान आर्य वर्ग को ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। समूह में सभी सदस्य अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं। सरकार की इच्छा है कि भारत की महिलाएं सशक्त, आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सक्षम हो। महीने की
5 से 10 हज़ार रुपये या 8 हज़ार रुपये पर मंथ वो कमाती हैं। उससे वो और आगे मटेरियल खरीदती हैं और अपना कार्य आगे बढ़ाती हैं। इससे उन्हें स्वरोजगार मिला है और सेल्फ डिपेंड बनी है। जो कि महिलाएं घर से निकलते हुए डरती थीं, वो आज सेल्फ डिपेंड हो गई हैं और एक हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही हैं। मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये योजना बनाकर महिलाओं के हित में कार्य किया है। हर महीने जो है 100 रुपये जो है इन्वेस्ट करती हैं और फिर उससे कोई भी कार्य स्टार्ट करती हैं। जैसे कि मेरा कार्य है टोपी बनाना, तो हम हर महीने पैसे इकट्ठे करके मटेरियल लेकर आते हैं, टोपी बनाते हैं और उसे सेल करते हैं। फिर जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम 11 लेडीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। काम मेरे समूह को 4 साल हो गए हैं और हमारा जो काम है वो हर तो फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।